A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A I E U U V W X O O M K K G K N Ch Ch J J J K K L N T K J J N P P P M Y R G Sh 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 सर ने बोला कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस करने हैं, तो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमने 5 बार बोले। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। फिर थर्ड एक्सरसाइज में सर ने बोला कि हिंदी वर्णमालाओं को प्रोनाउंस करना है, तो हमने 5 बार हिंदी वर्णमालाओं और अक्षरों को का प्रोनाउंसिएशन किया। उसके बाद वापस से मैंने अपना स्ट्रेंथ रीगेन किया। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदी भाषा होती है वो हमारी ताकत है। वैसे ही जैसे कि ऐसे बाकी सारे दूसरे नेशंस में उनकी नेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेडली, वैसे ही हमारे इंडिया में भी हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि सारे लोगों का कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए और हमारे में यूनिटी बढ़ जाए, यूनिटी बढ़ जाए। हिंदी की आवश्यकता और महत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए 21 फरवरी 2023 को भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बिहार बार काउंसिल पटना उच्च न्यायालय में जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में विषय पर एक विचार गोष्ठी के आयोजन में हिंदी के मजबूत लोह स्तंभ पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी ने मातृभाषा और हिंदी के ऊपर अपनी अति महत्वपूर्ण राय रखते हुए कहा कि जनता को न्याय, जनता की मातृभाषा हिंदी में ही मिले। जनता को न्याय जनता की भाषा में। हम मूल रूप से मेंबर ऑफ बार या मेंबर ऑफ बेंच सभी इस बात से एग्री करते हैं कि जी बिल्कुल शुरुआत में समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि हमें द्विभाषीय आवेदन दाखिल करना पड़े, एक पन्ने पर इंग्लिश, एक पन्ने पर हिंदी। लेकिन यह समस्या कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगी जब न्यायालय और कार्य करने वाले सभी लोग इस बात को समझेंगे। भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मातृभाषा की सुरक्षा हो। बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। हमें भी प्रेम है, आपको भी प्रेम है, और उम्मीद है कि आप इस मातृभाषा के विषय में जो सोचते हैं उसमें आप आगे और सफल होंगे। धन्यवाद। अंग्रेजी के ठसक से बचो। न्यायालय भारत की जनता के लिए, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए, भारत की ही भाषा होनी चाहिए, भारत की ही भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी के ठसक से बचो। मैं नवनीत कुमार सिंह, निफ्ट पटना, एमकॉम डिपार्टमेंट। अभी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों के, इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में वर्ग का उच्चारण किया। जब इंग्लिश में हमने 5 बार उस वर्ड को बोला और हमारी एनर्जी लो हो गई और हम निगेटिव हो गए, और फिर हमने हिंदी वर्ड का उच्चारण किया, तो स्वर और व्यंजन दोनों को, तो एनर्जी पॉजिटिव हो गया और सर के काउंटर अटैक को हम एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंट दिख रहा है कि वर्ड में भी कुछ पावर है या, इसलिए हिंदी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है तो हिंदी बोले, हिंदी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है तो हिंदी बोले, तो हिंदी बोले। गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने का मन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने का मन है। आप लोग शुभकामना कीजिए, मंगल कामना कीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगलाशासन। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। HBHW न्यूज़ भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें।
जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज़ भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वंदे दुनिया के किसी भी देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा जानी समझी और बोली जाती है, उसे ही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का दर्जा एवं गौरव दिया जाता है। बड़े ही लज्जा और आत्म आलोचना की बात है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद भारत में इसको संवैधानिक और आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में अब तक स्थापित नहीं किया गया है। हिंदी भाषा में छुपी है सकारात्मक ऊर्जा, बढ़ती है शरीर की ऊर्जा एवं इम्यूनिटी। अंग्रेजी भाषा बोलने से उत्पन्न होती है नकारात्मक तरंगें, घटती है ऊर्जा एवं इम्यूनिटी। पूरे विश्व में देश की कुल संख्या 193 है, जिसमें सभी 192 देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं, जिसे वहां रहने वाले सभी नागरिक जानते हैं और बड़े गर्व से उसे बोलते हैं, समझते हैं और अपनी भावनाओं को परस्पर प्रदर्शित भी करते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा अपवादित देश है जहां की संवैधानिक रूप से अपनी कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा की गरिमा और आवश्यकता क्यों होती है, ये भारत के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से पूरी तरह से स्पष्ट साबित होती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न कुसूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, रहत हीन के हीन। दुनिया भर में लगभग 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी पूरे विश्व भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तीसरी बड़ी भाषा होने के बावजूद बड़े ही दुख और शर्म की बात है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद इस अमृतकाल महोत्सव तक भी इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान एवं दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। किसी भी देश में की एकता, अखंडता एवं विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए एक भाषा सभी को जानना परम आवश्यक है, जैसा कि विश्व के अन्य सभी देशों में है। हिंदी पर आम सहमति और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देने के पीछे स्थानीय भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात मातृभाषाओं के विरुद्ध मान बैठने की गलत धारणा है। अनेक भाषाएं जानना हमारी विद्वता की पहचान है, लेकिन कम से कम पूरे राष्ट्र को समान रूप से एक भाषा जानना राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आवश्यक एवं आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आन बान शान की बात है। अक्सर हम सुनते आए हैं कि हिंदी देव भाषा संस्कृत से निकली है, लेकिन इसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है क्या? इसी तथ्य को समझने और प्रमाणित करने के लिए योग गुरु गभ्य सिद्ध डॉक्टर अश्वनी कुमार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT पटना के विद्यार्थियों के ऊपर हिंदी भाषा के प्रभावों को लेकर प्रयोग किए हैं। पूरे विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं और वहाँ के नागरिक, सभी नागरिक, उस देश के सभी नागरिक कम से कम एक भाषा जो उस देश की अपनी भाषा है वो जानते हैं। जैसे इजराइल में हिब्रू उनकी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, सब लोग जानते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी है तो सब लोग जानते हैं। चीन में चाइनीज है। हमारे भारत में भी एक भाषा होनी चाहिए और ऐसे अनौपचारिक रूप से
हिंदी को वैसा मानते हैं, लेकिन जो दर्जा दूसरे देशों में उनकी भाषाओं का है, अपनी भाषाओं का है, भारत में नहीं है। आइए अभी का जो हमारा सत्र है कि कैसे भाषाओं का जो ऊर्जा विज्ञान है कितनी साइंटिफिक होती है, हमारी जो हिंदी भाषा है कितनी ऊर्जावान भाषा है, कितनी समृद्ध भाषा है, उसके ऊपर हम लोग एक लाइव डेमो अभी करेंगे कि इन भाषाओं का जो आधार है, मतलब जहाँ से शुरू होती है, तो क्या है हिंदी का अ आ सब लोग जानते हैं ज्ञ तक, फिर क से ज्ञ तक, अ से अह तक, तो उनके उच्चारण से क्या बदलाव आता है ऊर्जा के स्तर पे। और जो अंग्रेजों ने 200 साल में पूरे देशवासियों को, भारत को सिखाया अंग्रेजी, उसके उच्चारण से हमारे ऊपर क्या बदलाव आता है एनर्जी लेवल पे, इम्यूनिटी लेवल पे, उसी का भी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी नॉर्मल है 5 लोग को आप देख रहे हैं, तो अभी स्ट्रेंथ कितना है, बॉडी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और भाषाओं के उपयोग के बाद क्या बदलाव आते हैं, ये हम लोग मेजर करेंगे और बाकी अनुभव भी सभी पार्टिसिपेंट जो है वो बतलाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, नवनीत आप हाथ आगे लेंगे। नवनीत का मसल स्ट्रेंथ हम लोग अभी चेक करेंगे, तो रोकना है आपको नवनीत, और ताकत लगे, पूरा ताकत लगे, और ताकत। हाँ ठीक है, तो 5 हाथों के दबाव से ये काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। सविता, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपर्णा, ठीक है। विष्णु, ठीक है। तो सभी लोग अभी हम लोग अंग्रेजी का उच्चारण करेंगे, ABCD का। सभी लोग पता है, सभी लोग को 5 टाइम्स 5 बार A से Z तक बोलना है, ठीक है। हाँ, कॉमन एक साथ सब लोग बोलते हैं 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स। तो शुरू कीजिए। ठीक है, बस। तो 5 बार 5 टाइम्स A से Z तक सब लोगों ने अच्छे से बोला। आप देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे क्या बदलाव आया है, तो ऐसे ही करेंगे। आपको आगे लेंगे, पूरे हाथों से दबाव देंगे और एक उंगली से करके देखते हैं। एक बार और, ठीक है, देखते हैं एक उंगली से। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है,
ठीक है, तो काउंटर करने का प्रयास पूरा हो रहा था। हमने अपनी ऊर्जा का स्तर पूरे हथेली से हटाते हुए उन्हीं के ले गए और आप लोगों ने प्रयास किया होगा उसको काउंटर करने का। तो अभी देख रहे हैं कि मसल्स जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल बदल चुका है। 5 बार के उच्चारण से ए से जेड तक सभी लोगों ने, विद्यार्थियों ने ए से जेड तक 5 बार को उच्चारण किया और मसल्स पावर में ये बदलाव आपके सामने है। अब जो हमारी अपनी भाषा है जिसको पूरा देश को जानना चाहिए, हिंदी, तो हिंदी में अ से लेकर अ तक, क से लेकर ज्ञ तक, इन शब्दों में कौन सा साइंस है, कौन सी ऊर्जा है जो हमारे संस्कृत से हिंदी आई है, हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है। इस भाषा के ऊर्जा विज्ञान का अभी हम लोग लाइव देखने का प्रयास करेंगे कि उनके उच्चारण से हमारे फिजिकल मेंटल लेवल पे कुछ बदलाव आता है, मसल्स की एनर्जी पे कुछ बदलाव आता है, वो हम लोग देखेंगे। आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ग व श श श ख श त्र ज्ञ आ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ग व श श ख श त्र ज्ञ अ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं क ख ग घ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म य र ग व श श ख त्र ज्ञ अ आ ई ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अं क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ग व श श त्र ज्ञ। क से लेकर ज्ञ तक सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं सबके पास वो आ चुका है। अब सभी लोगों को, आप सभी लोगों को 5 बार 5 टाइम्स जैसे अभी किए थे ना 5 बार, वैसे ही बिल्कुल उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है 5 बार। तो सब लोग साथ में एक स्वर में शुरू करते हैं। आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं क ख ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ग व श श ख त्र ज्ञ। अभी अ से लेकर अ तक और त से लेकर ज्ञ तक सभी लोगों ने उच्चारण किया 5 बार। अब देखेंगे कि क्या बदलाव आता है। सब लोग रख दीजिए इसको। आता ये सामने सीधे हो जाइए। एक उंगली से शुरुआत करते हैं। आप पूरे पंजे के हाथ से ताकत से देखते हैं, ठीक है। हाथ से तो नहीं जा रहा है और शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा हम अपना दबाव दे रहे हैं पूरे पंजे से और ये काउंटर इनका हाथ हो जा रहा है। तो नेक्स्ट एक उंगली से देखते हैं, नहीं जा रहा है, जाने में काउंटर हो रहा है। अब पूरा हाथ की ताकत से देखेंगे तो ये काउंटर कर रही है, ठीक है। एक उंगली से
काउंटर कर ले रहे हैं आगे, पूरे हाथ से दबाते हैं, पहले की तरफ नॉर्मल है, एक उंगली से काउंटर है, पूरा कर ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब पूरे हाथों के दबाव से देखेंगे, काउंटर कर ले रहे हैं और सामने सीधा इस तरह, एक उंगली से पूरी तरह से काउंटर है, रोक पा रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, पूरे हाथों के दबाव से पूरा ताकत लगाइए, तो अच्छे से काउंटर कर पा रही हैं सभी लोग। अब एक एक करके आपने जो अनुभव किया है, तो अभी हिंदी में अ से लेकर आ तक, क से लेकर ज्ञ तक भाषा को उच्चारित किया सभी लोगों ने 5 से 6 बार। तो आपके सामने मसल्स पावर है, बाकी अनुभव सभी लोग एक एक करके अपना देंगे। तो मैं नवनीत कुमार सिंह, निफ्ट पटना, एमकॉम डिपार्टमेंट। अभी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों के, इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में वर्ग का उच्चारण किया। तो इंग्लिश में इसके पहले सर ने पहले किसी वर्ड का, हमने दोनों को वर्ड नहीं बोल रहे थे और सर ने अपना प्रेशर दिया हमारे हैंड पे और हम काउंटर अटैक मतलब सर के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी इतनी पावर थी वो कर मतलब दिखा रहे थे। और लेकिन जब इंग्लिश में हमने 5 बार उस वर्ड को बोला और हमारी एनर्जी लो हो गई और हम निगेटिव हो गए। और फिर हमने हिंदी वर्ड का उच्चारण किया, मतलब स्वर्ण और व्यंजन दोनों को, तो एनर्जी पॉजिटिव हो गया और सर के काउंटर अटैक को हम एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंट दिख रहा है कि वर्ड में भी कुछ पावर है। और स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी के लिपि देवनागरी है और ये देवों से लिया गया है, इसलिए हिंदी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, तो हिंदी बोले। हमने स्ट्रेंथ टेस्ट किया तो हमारा स्ट्रेंथ नॉर्मल था, मैं काउंटर कर पा रही थी सर को। फिर सर ने बोला कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस करने हैं, तो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमने 5 बार बोले। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। फिर थर्ड एक्सरसाइज में सर ने बोला कि हिंदी वर्णमालाओं को प्रोनाउंस करना है, तो हमने 5 बार हिंदी वर्णमालाओं और अक्षरों को का प्रोनाउंसिएशन किया। उसके बाद वापस से मैंने अपना स्ट्रेंथ रीगेन किया। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदी जो अपनी मातृभाषा होती है वो हमारी ताकत है। वैसे ही जैसे कि ऐसे बाकी सारे दूसरे नेशंस में उनकी नेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेडली, वैसे ही हमारे इंडिया में भी हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि सारे लोगों का कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाए और हमारे में यूनिटी बढ़ जाए। എൻ്റെ പേര് അപർണ സുവർണൻ, ഞാൻ നെഫ്റ്റ് പട്ന MFM ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നു. സോ ബേസിക്കലി സാർ ഇന്നൊരു 3 സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ പ്രഷർ, ലൈക്ക് സാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രഷർ ഇട്ടിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത്യാവശ്യം പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മുടെ അടുത്ത് ABCD ആൽഫബറ്റ്സ് വായിപ്പിച്ചിട്ട് സാർ അതിനുശേഷം പിന്നെയും പ്രഷർ നോക്കി. അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്രഷർ വെച്ചു, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ സർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹിന്ദി വായിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടി, പ്രഷർ തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് വന്നു. ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് സേയിങ് ഇസ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ടു അവർ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ ഹിന്ദി ആസ് ദാർ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ ദയാജന് MFM ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ്. സോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതോടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെങ്ത് നല്ല രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ആയി. ആൻഡ് തേർഡ് ടൈം ഹിന്ദി ആൽഫബറ്റ്സ് ഫുൾ എല്ലാ ഹിന്ദി ആൽഫബറ്റ്സും ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ എനർജി ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും. സോ what I would like to conclude is saying that you should adopt your regional language more and understand that we have been following that since ancestral long time, and it gains our energy a lot more than adopting other languages, abroad languages. Languages, that's something that we grow up with learning from childhood, but as well as with regional language we should also learn our national language. It's something that unites our nation. जब हम कोई काम करते हैं
कुछ भी, मान लीजिए सीढ़ी पे चढ़ना है, 3 तल्ले की सीढ़ी पे चढ़ना है, 3rd फ्लोर तक जाना है, तो जितनी एनर्जी हमारी शुरुआत में रहती है पहले बार चढ़ने के बाद, अगले बार कम होगी, अगले बार कम होगी। आप अपने मसल्स का अगर उपयोग करते हैं तो हर बार साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है कि ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे कम होगा। सुबह आपके अंदर जितनी एनर्जी थी वो धीरे धीरे आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो कमेगी। ये नॉर्मल सामान्य घटना है, विज्ञान है, इसमें कुछ अलग नहीं। लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है या आपसे कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे आपको पहले से ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, जैसे योग करने के पहले जितनी ऊर्जा रहती है उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा योग करने के बाद होती है, तो आपका फिजिकल मेंटल वर्क चल रहा है तो हरास होना था। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अगर ऊर्जा की बढ़ी हुई तो योग के अभ्यास के कारण, आसन और प्राणायाम, योग निद्रा के कारण आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, तो वो प्रभाव योग का होगा। अभी 5 बार और 5 बार 10 बार इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी सब मिलाकर उच्चारण किया। तो पहले बार में ऊर्जा का स्तर घट गया था, अगली बार और घटना था। क्यों? क्योंकि आप बोलने से ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसफर होती है, बाहर जाती है। ऊर्जा जब बाहर जा रही है तो और कम घटनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो ऊर्जा घटने की बजाय इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो आपने जिस भाषा के शब्दों का उच्चारण किया उसके अंदर की ऊर्जा आपके अंदर डेवलप हुई। अंग्रेजों के 200 वर्षों से भी अधिक की क्रूरता भरी गुलामी के कारण बनी गुलाम मानसिकता, अंग्रेजों के तलवे चाटने, चाटुकारिता करने और 1947 में सत्ता के हस्तांतरण अर्थात तथाकथित आज़ादी के बाद बिना किसी बदलाव के गुलामी की उस व्यवस्था एवं संरचना को हूबहू पालन करने से बनी मानसिकता के कारण भारत आज भी बिना किसी राष्ट्रभाषा का देश है और यहाँ वही भाषा श्रेष्ठ बनी हुई है जिसके लिए 7,32,780 से भी अधिक शहीदों ने फांसी को गले से लगाया और 4.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना अमूल्य बलिदान दिया। राजीव दीक्षित जी के बहुमूल्य शब्दों में सुने भारत के लिए हिंदी की आवश्यकता, विशेषता तथा अन्य देशों में उनकी राष्ट्रभाषाओं की स्थिति। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतवासी। कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में, सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में ये जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमेरिका के भी सिर पे चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती जापान से 2 बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है। आज उसके पास आर्मी नहीं है, जापान के पास आर्मी नहीं होगी, जान लीजिए, उसके पास अपनी आर्मी नहीं, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहे तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाए? इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में,
हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज़्यादा समय हमारा खर्च होता है। आदमी सोचता है मातृभाषा में, रोता है गाता है मातृभाषा में, हंसता है गुनगुनाता है मातृभाषा में, फिर उसको विदेशी भाषा में आप कह दो तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझा वही हो जाता है। विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नज़दीक होती है। सबको मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखा? उससे उसका दिमाग कुंठित। अंग्रेजी किसी को सीखनी है भाषा के रूप में तो सीखे, जिनको विदेश जाना है, विदेश व्यापार करना है। हमारे देश में पता है बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। उनका गणित अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका केमिस्ट्री अच्छा, अंग्रेजी खराब है। और अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है? क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, खराब तो होनी चाहिए। हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? इंग्लैंड में किसको हिंदी आती है? और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अंग्रेजी का बाजा बजाते रहते हैं। हमें अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, दुनिया में 200 देश हैं, सबका मैंने पता कर लिया। सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, रूस में रशियन चलती है, जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है। सब देशों की अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है। हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए? आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। इतना छोटा देश वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो आप क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं जो दुनिया का कोई देश नहीं करता। आज़ादी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाषा को अपने यहाँ नहीं ढोया, भारत को छोड़कर। छोटे छोटे देश हैं। डेनमार्क नाम का बिल्कुल पिद्दी सा देश है, हमारे हिंदुस्तान के किसी मोहल्ले के बराबर का है, इतनी ही आबादी है उस डेनमार्क की। वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई डेनिश में कराता है, इंजीनियरिंग डेनिश में होती है, मेडिकल साइंस वहाँ डेनिश में है, सारा काम वहाँ वो मातृभाषा में कराता है। तो हम 115 करोड़ की आबादी के देश अपनी मातृभाषा में काम क्यों नहीं कर सकते? हम इंजीनियरिंग क्यों नहीं हिंदी में पढ़ा सकते? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि हिंदी में शब्दों की कमी है, ऐसी कोई कमी नहीं है। डेनिश भाषा के पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है, उससे तो 1000 गुना ज्यादा हमारे पास है। हमारे पास पर्याप्त शब्द है, अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है हमारे पास। अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सब अंकल, और काकी, ताई, मौसी और सब आंटी। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या आप फूफा को मामा बना सकते हैं? या ये बताइए कि मौसी में और काकी में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या मौसी काकी हो सकती है? दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा है। बिल्कुल ठीक। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है। फ्रेंच में क्यों काम करते हैं? वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहां से आपने सीख लिया? उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग है।
आपको शायद ये बात अंदाज़ा है या नहीं कि इस देश की आज़ादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, जैसे कि अमर शहीद तात्या टोपे को यहाँ शिवपुरी में फांसी चढ़ाई गई, ऐसे ही अन्य शहीदों को फांसी पे चढ़ाया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों की पुलिस की लाठियों के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस की गोलीबार से, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस के खौफनाक तरीकों से बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों की सरकार तोप के मुंह से बांधती थी और गोला दाग कर उनके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते थे। उन शहीदों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं हुई। और आप लोगों को मैं बहुत एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल? हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। ये अपना नहीं है और ये भारतीय संविधान नहीं है। इसका सबूत अगर आपको लेना हो तो संविधान सभा की बहस पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर। भारत सरकार ने उसको छापा है और उस बहस को पढ़ते हुए एक दिन मुझे पता चला पंडित नेहरू भाषण कर रहे हैं। पंडित नेहरू क्या भाषण कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अंग्रेजों की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, इसी ड्राफ्ट को हमको संविधान मानना है, ये हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू का भाषण है संविधान सभा। इसका माने ये संविधान तो पहले से ही तय होकर आया। और आप जानते हैं आजादी मिलने के बाद नेहरू जी का जो पहला भाषण हुआ भारत की संसद में, वो संसद के अंदर रिकॉर्डेड है। 3.5 घंटे का स्पीच है जिसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद हमें भारत चलाना है तो इन्हीं अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने अब तक भारत चलाया है। इसलिए मैं संसद में ये अनाउंस करता हूं कि अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था जैसी की तैसी ही चलेगी। माने ICS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, सारे के सारे ऑफिसर्स वैसे ही रहेंगे। अंग्रेजों की बनाई गई पुलिस वैसी की वैसी ही रहेगी। और उसी दिन से तय हो गया कि भारत की आजादी शून्य है, क्योंकि जिस बात के लिए भगत सिंह आजादी चाहते थे वो तो हुआ नहीं। हमारा मुल्क आजाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा। 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हमको आजादी मिली थी? कोई भी मुझे एक डॉक्यूमेंट उठा के दिखा दे 1947 का कोई, जिसमें ये कहा हो कि हिंदुस्तान इस दिन आजाद हुआ। हमको मिला था डोमिनियन स्टेटस। भारत के पहले गवर्नर जनरल साहब ने जो शपथ ली उस दिन भारत के पहले गवर्नर जनरल की, वो किंग को लेकर के शपथ ली। I, J. Francis Albert Victor Nicholas, do swear that I will be faithful to King George VI, his heirs and successors. बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई। गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है। बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं। सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। एक वाक्य शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा अपने पेन से, और वो लिखते हैं कि भारत आजाद होगा, इसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया कि मैं आज कह रहा हूं कि भारत लगभग 15 साल के बाद आजाद होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन
आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, इस पर हम सभी को बहुत आशंका है, हमारे मन में बहुत अविश्वास है। क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद भारत अगर अपने रास्ते पर चलेगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलेगा, स्वावलंबन के रास्ते पर चलेगा, तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर ये भारत फिर विदेशी और गुलामी के रास्ते पर चल पड़ा तो हमारी शहादत बेकार जाएगी, भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूँ तो उन्होंने जेल में रहते हुए एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेज़ों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहाँ से ले जाया है उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, गर मौत भी पुकारे तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। कोई भी देश अपना रास्ता बनाता है तो उसकी नींव राष्ट्रभाषा, मातृभाषा यही होती है। हम अपना भवन निर्माण करें, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर, भवन की जो नींव है वो राष्ट्रभाषा है। किसी भी राष्ट्र की जो बड़ी इमारत हमें दिखाई दे, भव्य से भव्य, उस इमारत के जो नींव के पत्थर हैं वो उस राष्ट्र की भाषा है। बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र गूंगा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र अधूरा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और हिंदी अगर आ जाए तो ये राष्ट्र व्यवस्थित हो जाए, इसकी दिशा ठीक हो जाए, इसकी दशा ठीक हो जाए, ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े। ऐसी संभावनाएं हैं। भारत देश में सन 1918 में 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि अब जल्दी ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। हिंदी में बोले, केरल गए तो हिंदी में बोले, यहाँ आंध्र प्रदेश आए तो हिंदी में बोले, कर्नाटक गए तो हिंदी में बोले। और एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। वो जब अंग्रेजी लिखते थे और अंग्रेजी में कई बार बात करते थे 1918 के पहले, तो उनकी अंग्रेजी कई अंग्रेजों से अच्छी थी। वो महात्मा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया।
कई बार ऐसे मौके आए जब लंदन में उन्हें अंग्रेजों से बात करनी थी, तो भी उन्होंने हिंदी का आग्रह रखा। और अंग्रेजों ने कहा कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं, तो उनका मैं भूल गया, जानता तो था, अब मैं भूल गया। तो अंग्रेजों को उनकी हिंदी समझने के लिए दुभाषिया रखना पड़ा। ऐसे हिंदी के प्रबल आग्रही महात्मा गांधी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र गया था। उसमें ये बताया गया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, हम भारत को अब ज़्यादा दिन नियंत्रण में नहीं रख सकते, लिहाजा हमें भारत को आज़ाद करना है। ऐसा पत्र लिखा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से। उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी हस्ताक्षर थे। पत्र गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अब उसके बाद वहां से जो पत्र आया वो बहुत महत्व का है। जो दूसरा पत्र आया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों के प्रधानमंत्री और अंग्रेजों के विपक्ष के नेता को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि आप भारत को आज़ादी दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन आप भारत पर राज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सुझाव हमेशा ध्यान रखें आप, और वो सुझाव ये है कि भारत को आज़ादी देने के बाद भी भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। लेकिन मेरा सुझाव है, एक तरह से वो ऑर्डर है, सुझाव नहीं, वो आदेश है, कि मेरा आदेश है कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। माने आज़ादी के बाद भारत अपने स्वदेशी के रास्ते पे ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आगे एक और वाक्य उसने लिखा कि अगर भारत आज़ाद होने के बाद अपने रास्ते चल पड़ा, जिसको हम स्वदेशी का रास्ता कहें, स्वराज्य का रास्ता कहें, स्वतंत्रता का रास्ता कहें, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है उस पत्र में कि भारत आज़ाद होने के बाद अगर अपने रास्ते पर चल पड़ा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सबसे मतलब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर हैं। मुझे एक मेरे मित्र ने बताया, लंदन में रहते हैं, कि ऐसा एक पत्र यहाँ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। मैं 18 दिन रुका उसी पत्र के लिए कि मुझे वो देखना है, पढ़ना है, और ना सिर्फ देखना है, पढ़ना है, बल्कि उसकी फोटोकॉपी करानी और समय आने पर सब भारतवासियों को दिखाना है। जब उन्होंने आज़ादी दी हमें, तो उसके लिए एक बाकायदा समझौता किया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट, और उसमें जो शर्तें रखी, उन शर्तों के चक्कर में आज तक हिंदी हमारी संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। शर्तें वहाँ हैं। दुनिया में भारत के पहले 70 देश अंग्रेजों के गुलाम हुए। उन सभी देशों ने आज़ादी पाई अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन किसी भी देश ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया। मालूम है, हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें 85% से ज़्यादा नेताओं को अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया संविधान सभा के लिए। अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया, और अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन नेताओं को संविधान सभा में रखा जो अंग्रेजों के हमेशा से समर्थक थे और अंग्रेजों को आदर्श मानते थे। संविधान सभा में ऐसे नेता रखे ही नहीं गए जो अंग्रेजों की हमेशा से खिलाफत करते थे और अंग्रेजों के धुर विरोधी थे, उनको रखा ही नहीं गया। बहुत नेता थे ऐसे इस देश में। फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तय कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलकर कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई, माने अंग्रेजी, हिंदी की बात ही कोई ना करे। तब गांधी जी के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा, जवाहर, इस संविधान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो।
ये था गांधी जी का रोल। पंडित नेहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम भारत को दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, संविधान नहीं बना रहे हो। विनोबा जी के सामने ये संविधान तैयार होकर आया, अच्छे से बढ़िया कॉपी बना के जिल्द विल्द चढ़ा के, तो उन्होंने पढ़ा और देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं। बापू हिंदी की बात करते थे, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं। बापू कहते हैं ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो पत्र इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस संविधान को जलाना चाहूंगा, और इसको रद्दी की टोकरी में तो मैंने फेंक ही दिया है, जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे। तो हमने सारे देश को कहा कि हमने संविधान लागू कर दिया, और ये बोलकर अंग्रेजों के किए हुए दस्तावेज और समझौतों को हमने ढक दिया ताकि बहस ना चले इस देश में, क्योंकि बहस चलती और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या। जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या। तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले, इसके लिए संविधान ले आए, और संविधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से 1000 साल भारत को गुलाम रखने के लिए। इसलिए हिंदी अभी तक हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, इसलिए हिंदी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंग्रेजों से किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट दोनों हिंदी विरोधी हैं, हिंदी को नकारते हैं। क्योंकि हिंदी को अंग्रेज इसलिए नकारते हैं कि हिंदी अगर भारत में आती है तो भारत अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र गूंगा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र अधूरा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और हिंदी अगर आ जाए तो ये राष्ट्र व्यवस्थित हो जाए, इसकी दिशा ठीक हो जाए, इसकी दशा ठीक हो जाए, ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आज़ाद कर दो लेकिन रखना वेस्टर्न ऑर्बिट में, ताकि हम अपने स्वदेशी रास्ते पे ना चल पड़े। हिंदी इसलिए हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिंदी इसलिए हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। ये